नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद एक बार पुनः आपके सामने हूँ। हम लोग मुग़ल वंश कर रहे थे मध्यकाल में, और मुग़ल वंश का आज अंतिम लेक्चर है उत्तर मुग़ल। यानी मुग़ल के विषय में हमने बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब तक पढ़ा। औरंगजेब के बाद उत्तर मुग़ल, यानी वास्तव में उत्तर मुग़लों के समय ही ब्रिटिश कंपनी आ जाती है। यानी अंग्रेज़ आने लगते हैं भारत में, यूरोपीय आने लगते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, डच आते हैं, डेन, ये सब लोग आकर के बाद में एक ऐसी शक्ति के हाथ में चला जाता है भारत का राज्य, जो कि औपनिवेशिक शोषण प्रारंभ कर देते हैं और भारत का पतन एक दूसरे तरह से शुरू होता है। यहाँ पर उत्तर मुग़ल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर मुग़ल की केवल वो बातें करेंगे जो आपके लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण है, और आपकी जानकारी के लिए आखिर मुग़लों का पतन कैसे हो गया, कभी परीक्षा में लिखना भी पड़े तो आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। हम लोग शुरुआत करेंगे उत्तर मुग़ल की। उत्तर मुग़ल में जब औरंगजेब ख़त्म हुआ तो उसका पुत्र था मुअज़्ज़म। इसका नाम था मुअज़्ज़म। मुअज़्ज़म का एक नाम था शाह आलम, और ये गद्दी पर बैठता है। इसका समय 1707 में औरंगजेब मरा था, दक्षिण में दफना दिया गया, हम लोगों ने पढ़ा था, दौलताबाद से कुछ दूर। और उसी का नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। इसी को मुअज़्ज़म का नाम है बहादुर शाह फर्स्ट। 1707 से 1712 ईस्वी के बीच ये रहा। इसके विषय में सिर्फ इतना है कि इसने शासन औरंगजेब के बाद संभाला। इसके बाद जो भी मुग़ल शासक आए वो सब महामूर्ख थे, लंपट मूर्ख किसी को संज्ञा दी गई। आप क्रम याद रखिए, या कोई शासक अगर कुछ स्पेशल करता है, विशेष करता है, यानी परीक्षा में ऐसे पूछ लेगा लंपट मूर्ख किस शासक की उपाधि थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उपाधि जहांदर शाह की थी। तो इस तरह से आपको हर एक के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जहांदर शाह अगला शासक बनता है मुग़लों का। इसको संज्ञा क्या दी गई? लंपट मूर्ख, और इसकी हत्या कर दी गई। लंपट मूर्ख इसलिए कि कोई समझ नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था शासन चलाने का, प्रशासन चलाने का, निर्लिप्त रहते थे तमाम वासनाओं में, तमाम व्यसनों में। इस वजह से ये लोग लंपट मूर्ख कहे गए। इसके बाद फर्रुखशियर गद्दी पर बैठता है। फर्रुखशियर के समय एक महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए, अंग्रेज इस समय आ चुके थे, तो बंगाल उस समय मुग़लों के पास था। बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी थी। ये नहीं स्पष्ट है कि उसने केवल बंगाल के लिए ऐसा फरमान जारी किया या पूरे देश के लिए जारी किया, लेकिन बंगाल में शुल्क मुक्त 1717, ईयर भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। इसके बाद एक शासक होता है मोहम्मद शाह, जिसको कहते हैं रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला शब्द से आप समझ रहे होंगे क्या हो सकता है, रंगीन मिजाज का होगा, इसीलिए रंगीला उसका नाम था। और इसका समय भी काफ़ी है, 1719 में बैठता है और 1748 तक ये गद्दी पर रहता है। मोहम्मद शाह का एक बड़ा शासन हुआ, इसलिए इसके समय 3-4 बड़ी घटनाएं घटती हैं। आपसे कभी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि जैसे नादिर शाह का आक्रमण किसके सामने हुआ, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के सामने 1739 में। कभी हम नादिर शाही आक्रमण की बात अलग से छोटे से क्लिप में करेंगे, तो आपको बताएंगे कि नादिर शाह जब दिल्ली पर कत्लेआम करता है, कितने सारे लोगों को मौत की घाट उतार देता है और दिल्ली को शमशान घाट बना देता है, शमशान बना देता है। नादिर शाह का आक्रमण एक महत्वपूर्ण घटना हुई। नादिर शाह यहाँ से क्या ले गया? एक शाहजहां ने बहुत अच्छा बनवाया था मयूर सिंहासन, मोतियों से, हीरा कोहिनूर से, हीरों से जड़ा हुआ मयूर सिंहासन था। इसी का नाम था तख्ते ताऊस। इसी पे मुग़ल सम्राट शाहजहां बैठा करते थे। बाद में औरंगजेब ने प्रयोग किया होगा। और ये अंतिम शासक बैठने वाला हुआ मोहम्मद शाह। इससे आप क्या समझ रहे होंगे? अंतिम शासक मतलब ये नादिर शाह उठा करके अपने साथ ले गया अपने देश, कांधार, फारस, जहाँ से वो आया था। मयूर सिंहासन ले गया। और अंतिम, अब सवाल आपसे परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। इसके बाद कोहिनूर हीरा था। नादिर शाह आक्रमण कोहिनूर हीरा भी अपने साथ भारत से ले जाता है। कोहिनूर हीरा की भी अजब कहानी है, कभी हम लोग चर्चा करेंगे फुर्सत में। इसके समय क्या हुआ? मोहम्मद शाह के समय महिलाओं और हिजड़ों का प्रभुत्व हो गया था इसके दरबार में। कहते तो हैं लोग ये नंगे आ जाता था दरबार में, कभी कभी नंगा चला आता था। अब नंगा क्या, कैसे चला आता था, इस विषय में बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत तरह से लिखा है, जो मुग़लों के विषय में घरेलू नीतियों पर लिखते हैं। लेकिन ये तय है कि मोहम्मद शाह एक बहुत ही व्यसनी शासक था। इसी वजह से इसके शासन पर इसका कोई प्रभाव नहीं था, और मुग़लों की जो दरकती हुई, पतन की दरक रही थी दीवार, वो और ढहती चली गई। इसके बाद इसका पुत्र आलमगीर सेकंड बैठता है गद्दी पर। आलमगीर सेकंड अली गौहर, और अली गौहर के पुत्र का नाम है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड का बहुत लंबा शासन है, 1759 से 1806। आप समझिए 40, 41, 47 वर्ष तक गद्दी पर बैठता है शाह आलम सेकंड। लेकिन यही वो समय है जब शाह आलम बंगाल में था, और जो यहाँ पर वज़ीर थे दिल्ली में, जो दिल्ली के अमीर थे, उन्होंने शाह आलम को दिल्ली में घुसने नहीं दिया।
इतनी मुगल शासक की स्थिति खराब हो गई थी। 1760 से 1771 के बीच दिल्ली का सिंहासन खाली पड़ा रहता 11 वर्ष तक, यानी 11 वर्ष तक मुगल सम्राट दिल्ली नहीं आ पाए थे, बंगाल में ही पड़े रहे। इसके बाद फिर बाद में आते हैं वो कि मराठों की सहायता से, अंग्रेज़ों की सहायता से और दिल्ली से अपना शासन संभालते हैं। 1803 में, इसी का शासनकाल था, दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। इसके बाद अकबर सेकंड होता है। अकबर सेकंड 1806 से 1837, अकबर सेकंड के ही राजा राममोहन राय प्रतिनिधि बनकर कभी लंदन जाते हैं, ये विषय में जब राजा राममोहन राय पढ़ रहे होंगे। अकबर सेकंड एक शासक हुआ और 1806 से 1837 तक इसका समय था। अकबर सेकंड के बाद बैठते हैं अंतिम सम्राट मुगलों के, जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। ये बहुत अच्छे शायर थे, इन्होंने बहुत शेर लिखे, फेमस हैं इनके बहुत सारे, कभी पढ़िएगा इनके विषय में। और लास्ट में 1837 से 57, 1857 जब आप पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जाना जाता है, या 1857 अपनी महान क्रांति के लिए जाना जाता है। ऐसे में बहादुर शाह जफ़र को 1857 में रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून यानी म्यांमार, बर्मा की राजधानी, और अब तो दूसरी है नायपीडा है वहाँ की राजधानी, ध्यान रखिएगा। और 1 लाख की पेंशन तय की गई। बहादुर शाह जफ़र को क्या मिलेगा? 1 लाख पेंशन, और यहीं से मुगलों का ख़त्म हो जाता है। दिल्ली से, दिल्ली यानी भारत से इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहादुर शाह जफ़र कुछ कहते हैं कि 2 गज़ ज़मीन भी न मिली हिंदुस्तान में, ऐसे इनकी एक शेर वो भी फेमस है। ये इनके उत्तर मुगल थे। उत्तर मुगलों के विषय में आपने पढ़ लिया। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप इसको थोड़ा सा अपनी बुक के साथ, चाहे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे या कोई अच्छी बुक ले लेंगे, और उससे आप पढ़ने में आसानी हो जाएगी आपको। एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग कर लेते हैं इसी वीडियो में, मुगलों का पतन आखिर क्यों हुआ। बहुत सारे कारण थे। कोई इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी तूती बोलती थी, जो पूरे पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारत में उस समय पाकिस्तान था, अफगानिस्तान का हिस्सा था, ये नेपाल तो हमेशा स्वतंत्र रहा, बांग्लादेश, ये सारे देश जो थे वो सारा मुगलों का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इतने मजबूत मुगल जिनका डंका बजता था, अकबर जैसे महान सम्राट हुए, उसके बाद मुगलों का पतन क्यों हो गया आखिर? उसके कई कारण हैं, मैंने देखे लाइन से लिखे हुए हैं। परीक्षा में अगर मुगल पतन लिखे जाए तो आपको हर पॉइंट पता होना चाहिए, और हर पॉइंट पे 2 लाइन लिखने के लिए आप सोचते ही इसके विषय में 2 पंक्तियां हम क्या लिखेंगे, 2 लाइनें क्या लिख सकते हैं, और आपका ये आंसर कंप्लीट रहेगा कि मुगल पतन पर एक टिप्पणी लिखिए, मुगल पतन पर प्रकाश डालिए। मुगलों के पतन में एक तो स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन था। जो मुगलों की प्रणाली थी वो केंद्रीकृत हमेशा, यानी शासन पे ही केंद्रित रहता था। इससे क्या होता है, शासक अगर मजबूत है तब तो आपको फायदा मिलेगा, शासक अगर कमज़ोर हो जाएगा तो व्यवस्था आपकी चरमरा जाएगी। ऐसा ही हुआ। असहिष्णुता की नीति, शाहजहां बल्कि अकबर के बाद ही असहिष्णुता की नीति शुरू हो गई थी, और औरंगजेब के समय तक आते आते ये चरम पर पहुंच गई थी। इसमें धार्मिक नीति का भी बहुत बड़ा रोल था, और असहिष्णुता के कारण मुगलों के प्रति हिंदुस्तान में, भारत में एक तनाव का माहौल फैला और मुगलों के पतन में सहायक हुआ। उत्तर मुगल अयोग्य थे, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। इतने सम्राटों में किसी की क्षमता नहीं थी कि वो शासन को एक बार फिर से केंद्रीकृत कर पाते। अमीरों के षड्यंत्र लगातार चलते थे। अब अमीरों के कौन से षड्यंत्र चलते थे, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 1-2 नाम आ जाएंगे, आपकी तैयारी होनी चाहिए। उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। मुगलों के समय पूरे मुगलों में तलवार के दम पे उत्तराधिकार जीता था। आपने पढ़ा था कि शाहजहां के पुत्रों में घमासान युद्ध छिड़ा और आखिर में औरंगजेब विजयी हुआ। उसने दारा शिकोह को कितना निर्ममता से मारा था। तो ऐसे में कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं था। इस वजह से भी मुगलों के पतन में कहीं न कहीं इसका उत्तरदायित्व तय हुआ। सैन्य नैतिक पतन, सेना जो थी, सेना का भी नैतिक पतन हो रहा था, यानी सेना वफादार नहीं रह गई थी। सेना अपने अपने अमीरों के प्रति वफादार हो गई थी, मुगल सम्राट के प्रति नहीं रह गई थी। इसके बाद आर्थिक असंपन्नता, यानी कि गरीबी लगातार मुगलों के, जो कि मुगलों के वहाँ चांदी सोने के सिक्के भंडार रहते थे, वहाँ गरीबी घर कर गई थी। यदुनाथ सरकार जी लिखते हैं, एक समय ऐसा आ गया, किसी के समय, इन्हीं में शासक में, मुझे नाम नहीं याद है, कि राजकुमारियों को जो पर्दे के अंदर रहती थी 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, यानी जनान खाने में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, तो राजकुमारियां पर्दे से निकल करके जो बाहर कमरा बना होता था वहाँ तक आ गईं, क्योंकि भूख लगी थी, 3 दिन हो गए थे, भोजन ही नहीं मिला था उनको। ऐसे में फिर समझा बुझा करके उनको अंदर किया, और जो भी स्थितियाँ रही हो, इससे सिद्ध होता है कि उस समय उत्तर मुगलों में आते आते गरीबी अपने चरम पर आ गई थी। नादिर शाही आक्रमण आपने पढ़ा, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने दिल्ली की कमर तोड़ दी। जो बचा कुचा था वो नादिर शाह की तलवार ने आकर के यहाँ पर ख़त्म कर दिया और इनका अस्तित्व ही संकट में डाल दिया। यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो गया था। यूरोपीय शक्तियाँ सैन्य रूप में, टेक्नोलॉजी में हमसे मजबूत होकर आई थीं, समुद्र पर उनका अधिकार था, और वो लगातार कुशल
तीरंदा, उनके पास कुशल तोपखाना, कुशल सैन्य, कुशल सेनापति थे। ऐसे में यूरोपीय शक्तियों ने आ करके धीरे धीरे भारत पर पूरे कब्जा कर लिया। और यही यूरोपीय शक्तियों में जब हम अगला शुरू करेंगे आधुनिक भारत, तो एक अंग्रेज जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही भारत पर पूरे अपना अधिकार कर लेगी और भारत को शासन करने लगेगी। समुद्री शक्ति की अवहेलना, समुद्री शक्ति की अवहेलना का मतलब यह है कि मुगल शासकों ने कभी भी समुद्री शक्ति को महत्व नहीं दिया, और जब यूरोपीय शक्तियां भारत में आईं तो ये उनसे संघर्ष नहीं कर सके, उनके सामने टिक नहीं सके, और समुद्री शक्ति की अवहेलना के कारण भी इनका पतन हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगलों के पतन में ये सारे कारण उत्तरदायी हो गए। इसके बाद अब हम लोगों का ये पूरा आपका मुगलों का हो गया है, लेकिन हम लोगों ने जो मेजर टॉपिक छोड़ दिए थे, आप यहाँ देख सकते हैं, धार्मिक नीति, सैनिक व्यवस्था, लगान व्यवस्था, मुद्रा टकसाल, साहित्य, स्थापत्य विज्ञान, इनमें हम 2-2, 3-3 टॉपिक लेकर के 2 या 3 टॉपिक में अब इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि मुगलों की धार्मिक नीति पर अलग से आ सकता है प्रश्न, मुगलों के स्थापत्य पर अलग से आ सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इनकी जानेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में भी आपके काम आएंगी और आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छी बुक्स से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।